हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। इस सेशन में हम देखेंगे मॉनिटरिंग के बारे में। एक मॉनिटरिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है CI/CD के लिए या डेवऑप्स के लिए। जब भी हम अपनी कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं पाइपलाइन को किसी भी वेब ऐप में या वर्चुअल मशीन्स में, उसके बाद उसको हमें मॉनिटरिंग करानी पड़ती है। इससे हमें क्या होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो अभी देखेंगे। कौन कौन से टूल है वो चेक करेंगे। फिर एज़्योर साइड हमें कौन कौन सी टूल्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम पूरा एंड टू एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं या प्री प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों का। तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे कि जैसे मॉनिटरिंग टूल्स दिख ही रहे हैं। ये मॉनिटरिंग टूल्स हमारे ओवरऑल मॉनिटरिंग टूल्स हैं, जिसमें मैंने इसमें ऐड किया है कुछ ओपन सोर्स टूल जैसे नेजियोस, ELK, ग्राफना। ये सारे ओपन सोर्स टूल होते हैं। जैसे हमें ओपन सोर्स टूल को हमें पहले सेटअप करना होता है किसी वर्चुअल मशीन में, और उसको फिर कनेक्ट करना होता है जिस भी रिसोर्सेज के लिए हम चाहते हैं। तो इसका एक प्रायर प्रोसेस है, वो हम इधर नहीं देखेंगे, बट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे काम करते हैं। जैसे सपोज़ ग्राफना को आपने वर्चुअल मशीन में सेटअप कर लिया। फिर आपके जो भी लॉग्स हैं, जैसे वर्चुअल मशीन्स की लॉग्स हैं, तो आप उसको ग्राफना से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद ग्राफना में आपको उसके जो भी डैशबोर्ड डिज़ाइन करना है या फिर जो भी आपको CPU यूटिलाइजेशन देखना है, कुछ भी आपको पता लग जाएगा ग्राफना में। इस तरह से ये ELK और नेजियस भी काम करते हैं। बट ये आपको बीच में जो बॉक्स दिख रहा है, ये क्लाउड वॉचर है, जो ये आपको AWS सर्विस खुद से प्रोवाइड करती है। और ये शुरू में जो आपको दो दिख रहे हैं, क्लॉक्स और एक बल्ब है, ये एप्लीकेशन इनसाइट और एज़्योर मॉनिटर है, जो एज़्योर प्रोवाइड करती है। तो ये आप कुछ टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, थर्ड पार्टी टूल्स। Datadog करके भी एक टूल आता है, XYZ करके बहुत सारे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके हेल्प क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, जो बहुत लोगों को पता है, बट मैं फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ। ये हेल्प करता है मॉनिटरिंग एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग करने के लिए। बेसिकली एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब इसके मैंने कुछ 10 एक बेनिफिट्स लिखे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा। अर्ली डिटेक्शंस ऑफ प्रॉब्लम्स, इसका मैं सबका एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, सपोज़ आपका एनवायरनमेंट चल रहा है, आपने कस्टमर्स को लाइव कर दिया। अब आपके एकदम से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्लान ले रखा है, सपोज़ प्रीमियम प्लान ले रखा है, बट आपके कस्टमर 100 ही आ रहे हैं या 200 ही आ रहे हैं। आप उसको ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है प्लान का, आपको पता ही नहीं लग रहा है। तो इस केस में आपने मॉनिटरिंग करी, आपको पता लगा कि भाई ये तो यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो आप उस प्लान को डिग्रेड कर सकते हैं। वाइस एंड वर्सा, छोटा प्लान ले रखा है बट एप्लीकेशन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस वीक हो रही है, तो आप उसको देख के आप उसके हिसाब से मॉनिटरिंग के हिसाब से प्लान अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा, रियल टाइम नोटिफिकेशन, हम इसमें सारी नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ऑटोमेट हो जाता है। आपको ये नहीं है कि आपको ये करना पड़े कि भाई मैनुअली जाके चेक कर रहे हैं। आप सिंपल CPU यूटिलाइजेशन आपको पता लगेगा। एक प्रॉपर्टी होती है CPU यूटिलाइजेशन, आपने कहा कि 70% से जैसे ही ऊपर जाए आपकी मशीन इंक्रीज़ हो जाए या फिर आपको मेल आ जाए, तो आप वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा डेमो में कैसे करते हैं रियल टाइम नोटिफिकेशन। ऐसी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, दोनों जो ऊपर पार्ट बताया मैंने वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का भी होता है। आप एक तो अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जैसे ही ट्रैफिक आ रहा है, एक वजह तो वो भी होती है जिससे परफॉर्मेंस लैग हो जाती है। दूसरी वजह, जैसे सपोज़ अब हर एप्लीकेशन में API होती हैं। API जो हमारा डेटा फ्रंट एंड से उठा के बैक एंड तक ले जाते हैं, बैक एंड से फ्रंट एंड। API एक तरह से मिडलवेयर का काम करती हैं। अब उसमें कुछ API ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती हैं। इंडस्ट्रियल टाइम यही होता है, 3 सेकंड में आपका पेज रीलोड हो जाना चाहिए या पेज लोड हो जाना चाहिए। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शन API में 6 सेकंड तक का टाइम मिल जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा है या फिर कुछ एक्सेप्शन है उसमें। बट आपकी API 15 सेकंड 20 सेकंड ले रही है, तो एप्लीकेशन में वो मज़ा नहीं आएगा। तो उसको लोड होने में, चलने में टाइम लगेगा काफ़ी। यूज़र को फिर उस एप्लीकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोड होने में 20 मिनट लेगी, 15 मिनट लेगी, या मिनट छोड़िए 1 मिनट 2 मिनट भी लेती है, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इस बेसिस पे हमें उस API को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि कौन सी API सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, वो भी हम देखेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई अगर हमने कर लिया, डेव टीम को हमने बता दिया भाई आपकी API है, बेकार है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसको सही करो, तो वो अपने हिसाब से उसका स्टोर प्रोसीजर सही करते हैं, या फिर उसमें कोई वाइल लूप, फॉर लूप लग रहा होता है, उनको चेंज करके कुछ और लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें काम आती हैं। आपने देख के बता दिया, वो अपने आप सही करके अब उसकी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी। नेटवर्क आउट, 1 मिनट, ये क्या है, रिमाइंड मी लेटर। नेटवर्क आउटेज, भाई अगर हमारा कोई नेटवर्क
प्रॉब्लम हो गई है, कोई मशीन डाउन हो गई है, तो उसकी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। फिक्स परफॉर्मेंस इशू क्विकली, परफॉर्मेंस इशू जैसे मैंने बोला, आप कोई भी एपीआई हो गई, कुछ और भी परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, कोई लॉगिंग पेज काम नहीं कर रहा है या कुछ भी XYZ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको इसके मॉनिटरिंग के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो और उसको रिजॉल्व कर सकते हो। प्लान प्रॉपर बजट फॉर अपग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज़ अभी मेरे पास 100 यूज़र्स आ रहे हैं, बट मुझे अब धीरे धीरे दिखता जा रहा है 100 तो मेरे मिनिमम यूज़र्स हो ही गए हैं, अब इससे बढ़ ही रहे हैं। जैसे 150 हो गए, फिर 300 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, तो उस बेसिस पे मैं प्लान को अपग्रेड और डिग्रेड कर सकता हूँ। जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल, जब भी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में सेल आती है तो उससे पहले उन्हें पता है कि इस तारीख को हमारा ज़्यादा यूज़र्स हमारी वेबसाइट पे हिट करेंगे, तो उस अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान अपग्रेड कर लेते हैं, स्केल अप कर लेते हैं। तो अब इसमें भी इसके बाद अगर आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं वो भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कोई आपको कोई आईपी है सपोज, जिससे आपको शक है कि ये आईपी कुछ गलत काम कर रही है या फिर आपको बार बार उस पर हिट करी जा रही है, एप्लीकेशन को बिजी रख रही है, तो आप उस आईपी को फायरवॉल के थ्रू बंद कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप मॉनिटरिंग के थ्रू देख सकते हैं। आप अपना एंड यूज़र का एक्सपीरियंस एनहेंस कर सकते हैं। एनहेंस कैसे करेंगे? परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देंगे तो आपकी एनहेंस हो जाएगी एक्सपीरियंस भी। उसके बाद एंड टू एंड मॉनिटरिंग हो जाती है। आप शुरुआत से लेकर फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड भी कहाँ तक डेटा जाएगा वो सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं ईजीली। कोई ऐसा खास वो नहीं है, आप ईजिली उसको देख सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कैसे क्या काम करेगा, वो अभी हम सब चीज़ें देखेंगे। इंश्योर कंप्लायंस विद SLA। SLA आपका जो भी डाउन टाइम है वो नहीं होगा। SLA आपका 99.9 होना चाहिए हर एक रिसोर्सेज का, जिसकी हेल्प से आप ईच एंड एवरी टाइम मतलब 24/7 आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं रिसोर्सेज के। अभी हम अपने इस कोर्स में अब हम एज़्योर मॉनिटर्स और एप्लीकेशन इनसाइट के बारे में देखेंगे। तो ये आप हमारा पोर्टल, पहले भी आपको मैंने बताया, ये एज़्योर का पोर्टल है, डेवऑप्स पोर्टल नहीं है, ये एज़्योर का पोर्टल है। इसमें मैं आपको डेवऑप्स के पोर्टल में भी कैसे लॉग्स देखते हैं वो सब भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डेवऑप्स के पोर्टल की। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, हमने ASP.NET कोर CI डेव टीम, ये मैंने एक पाइपलाइन बनाई थी जब हमारा ये सेशन चल रहा था .NET कोर का। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में जब मैं इसको खोलता हूँ जॉब को, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये एक विंडो दिखती है आपको। ये विंडो बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है डेवऑप्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको कोई से भी टास्क में एरर आता है, फेल होता है, तो हमें यहाँ पर ही आना है उसको चेक करने के लिए, वेदर इट इज़ फ्रॉम योर एंड और फ्रॉम डेवलपर एंड। अगर आपके तरफ से है ये इशू या फिर डेवलपमेंट की तरफ से। तो अगर आपका सपोज करते हैं बिल्ड टास्क फेल हो रहा है, अब यहाँ पे वो रेड कलर का टास्क हो जाएगा और यहाँ पे ग्रीन की जगह रॉन्ग क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़। इसको इतने से मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये मैंने स्क्रॉल किया मात्र, तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, व्यू रॉ लॉग क्लिक करना है। अब आप इसको कंट्रोल F करोगे। कंट्रोल F से आप 2-3 वर्ड्स हैं जैसे फेल, ठीक है, 0 आ रहा है, फेल्ड, ये 2 वर्ड सर्च करोगे। अगर फेल होगा या एरर, तो आप जैसे यहाँ पे एरर से आपको दिख रहा है 0 एरर, एक और 0 एरर। तो आप इस तरह से इस रॉ लॉग में चेक कर सकते हैं। आप जब लॉग चेक करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन मिल जाएगा जिससे आपको स्पेसिफाई कर सकते हो कि वो डेवलपमेंट साइड से कोई इशू है, कोई न्यूगेट पैकेज का, कोई पाथ का, या XYZ उनका कोई लॉजिक नहीं काम कर रहा, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको वो दिख जाता है तो रियल टाइम में हम उसको, या तो ये लॉग को आप सेव कर लो और अपने डेवलपमेंट को भेज दो। बट जनरली क्या होता है, सपोज मुझे इस एरिया में वो मिल गया एरर, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस पेज का और अपनी डेवलपमेंट टीम को भेज दूँगा। तो इससे उनको भी फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, वो भी स्पेसिफिकली उन्हें एरर मिल जाएगा कि भाई इसमें एरर था, ये लॉजिक नहीं चल रहा, हम इसको सही करते हैं, वापस बिल्ड करके देखेंगे। तो एक तरीका ये हो गया। तो यहाँ पे आपको मैंने इसका डेवऑप्स का समझाया। ऐसे आप किसी भी टास्क में जाएंगे, उसकी रॉ लॉग देखेंगे, उसमें एरर या फेल्ड को सर्च करेंगे, उसको पढ़ेंगे। कुछ से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा, गूगल करके देख लो कि ये एरर आपकी वजह से हो रहा है या फिर डेवलपमेंट टीम से कुछ प्रॉब्लम है, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। राइट, हमने भी कई बार हमारी पाइपलाइन क्रिएट करते हुए कई बार
फेल हुए हैं और हमने वो चीज़ें देखी हैं अपने प्रैक्टिकल के टाइम पे भी इसी सीरीज़ के अंदर। तो ये हो गया आपका एज्योर डेवऑप्स का। मैं पोर्टल बंद कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं एज्योर पोर्टल की साइड। अब देखिए पोर्टल की साइड आप किस किस चीज़ों का लॉग्स दे सकते हैं। जो भी हम रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं एज्योर पोर्टल में, हम उन सब चीज़ों का लॉग्स देख सकते हैं। अब मैंने इस कोर्स के अंदर जो जो चीज़ें क्रिएट करी हैं मैं आपको उन सब का लॉग्स बताऊंगा, कैसे हम देख सकते हैं और रियल टाइम में वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एप्लीकेशन सर्विस की। जो ऐप सर्विस हमने क्रिएट की थी, आपको याद होगा बार बार हमने .NET कोर एप्लीकेशन के लिए और .NET कोर के लिए और ये जावा एप्लीकेशन के लिए हमने क्रिएट की थी। तो अब हम जाते हैं जैसे निंजा वेब ऐप, इस एप्लीकेशन पे जाता हूँ और मैं पहले ब्राउज़ करके देखता हूँ यही वो एप्लीकेशन थी या कोई और। ये निंजा वेब ऐप नहीं थी, वो शायद क्लाउड निंजा थी हमारी। यस तो ये देखिए क्लाउड निंजा जो हमारी थी एप्लीकेशन, राइट। अब मैं यहाँ पे इसके स्क्रॉल करता हूँ नीचे। आप ये इस टैब को देखिए, किसी भी सर्विस को आपको पढ़ना हो, इस कोर्स में नहीं हो, आपको फिर भी नॉलेज चाहिए हो सीरीज से ज़्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें देखिए जितना ज़्यादा हम इस पे काम करेंगे तभी हमें नॉलेज गेन होगी। मैंने आपको अपने हिसाब से जितना डेवऑप्स में पॉसिबल था, जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ थी, जो भी मेरी लर्निंग थी, मैंने शेयर की। बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक हम कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। फिर भी आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप एक एक ऑप्शंस को चेक करिए, उसको गूगल कर सकते हैं, उसकी वीडियोस देख सकते हैं, गूगल करके डॉक्स पढ़िए, वो ज़्यादा सबसे सही रहता है। उसके बाद क्या होता है, आप देखिए लेफ़्ट टैब में जाइए, ये एक एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय की थी, हम इसके एप्लीकेशन इनसाइट पे जाते हैं, जो हमने इस डायग्राम में भी देखा था एप्लीकेशन इनसाइट। तो ये एप्लीकेशन जब इनसाइट पे गया, एनेबल है, बोल रहा है आपकी ऐप क्लाउड निंजा पे कनेक्टेड है। अगर नहीं कनेक्टेड है तो यहाँ पे हम एनेबल करेंगे, नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्लाउड निंजा पे चला गया, एप्लीकेशन इनसाइट पे चला गया। तो अब ये हमारे लास्ट 1 घंटे का दिखा रहा है कि लास्ट 1 घंटे में कोई एप्लीकेशन कुछ आई, कुछ किसी ने काम किया। तो ये एक ओवरव्यू है। अगर अभी देखिए हमारी इतनी एप्लीकेशन कोई वेल डेवलप है नहीं, इसमें कोई API यूज़ खास हो नहीं रही, एक बेसिक बहुत नॉर्मल सी एप्लीकेशन थी। बट आप रियल टाइम में जब इसमें एप्लीकेशंस देखेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि यहाँ पे फेल रिक्वेस्ट अगर कुछ होती हैं तो वो दिखेगा, रिस्पॉन्स टाइम दिखेगा, सर्वर का अवेलेबिलिटी, ये सारी जो आपको ग्राफ अभी दिख रहे हैं, ये सब इसमें कुछ ना कुछ आपको डेटा दिखेगा। तो आप इस लेफ्ट टैब में आइए, इंपॉर्टेंट जो टैब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जनरली क्लाउड मॉनिटरिंग के लिए और एप्लीकेशन मॉनिटरिंग के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए एक सबसे होती है लाइव मैट्रिक्स। लाइव मैट्रिक्स में क्या होती है, पूछेगा एनेबल करने के लिए। लाइव मैट्रिक्स का मैं आपको बता देता हूँ। लाइव मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे डेमो में आप दिख रहा है ना, इसको यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा तो दिखेगा, बट अपनी एप्लीकेशन में इतना कुछ नहीं है जो आपको दिखे, बट ये डेमो का जैसे दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। लाइव मैट्रिक्स आप एनेबल कर देते हैं तो इस एप्लीकेशन, इसमें जो भी डिप्लॉय और जो यूज़ कर रहे हैं वो आपको इस तरह से कुछ ग्राफ आने लगेगा कि इनकमिंग रिक्वेस्ट हमारी इतनी आ रही है, उसका टाइम इस तरह चल रहा है, आउटगोइंग रिक्वेस्ट हमारी ये जा रही है, सर्वर की हेल्थ ये है, CPU की परसेंटेज ये है, ठीक है। तो इससे हमें इससे हमें आइडिया मिल जाता है भाई हमारी रिक्वेस्ट फेल तो नहीं हो रही, और फेल हो रही है तो फिर हम उसको कैसे देखेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। बट सबसे पहले चीज़ वो यही कहेगा कि वो फेल तो नहीं हो रही है आपकी कोई रिक्वेस्ट। उसके बाद फेल्ड नहीं हो रही, आपको ये चेक करना है CPU यूटिलाइजेशन 80 से ऊपर तो बार बार नहीं चल रहा, अगर वो चल रहा है तो वो भी एक दिक्कत की बात है। तो हम यहाँ से लाइव मैट्रिक्स के थ्रू ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, हमें एकदम लाइव एप्लीकेशन का डेटा गैदरिंग हो सकती है इस लाइव मैट्रिक्स से। लाइव मैट्रिक्स के बाद मेन चीज़ आती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी हमारी 100% रहनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए हमारी एप्लीकेशन। तो वो एक चीज़ है, अगर ये कहीं फेल हो रहा है तो आपको दिखाएगा। अभी हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल अवेलेबल है क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा चल रही है वो। उसके बाद परफॉर्मेंस, फेलियर, देखिए अभी हमारे पास कोई फेल्ड रिक्वेस्ट है नहीं, अगर फेल्ड रिक्वेस्ट होती, और यहाँ से आप टाइम चेंज कर सकते हैं लास्ट 7 डेज़ 30 डेज़, तो आपके पास अगर फेल्ड रिक्वेस्ट होती है तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे सपोज़ मेरी लॉगिन की फेल रिक्वेस्ट हो रही है तो यहाँ पे लॉगिन फेल रिक्वेस्ट आएगी, उसका काउंट आएगा
कितनी बार फेल्ड हो रही है। अगर मैं उस रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो राइट टैब है ना, हमेशा जो भी आप क्लिक करेंगे वो राइट टैब पे शो होगा। उसको आप और ड्रिल कर सकते हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, किस कारण फेल हो रही है, डेटाबेस से इशू है या फिर और कोई इशू है। तो मतलब आप उसको डिग इन कर सकते हैं, उसको और डिबग कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन क्यों फेल हो रही है। और यहाँ पे ही आपको एक मिलेगा परफॉर्मेंस। तो इस परफॉर्मेंस में आप उन APIs का टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। देखिए फेल में आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं मिल रहा है, काउंट फेल्ड दिख रहा है और काउंट दिख रहा है, बट परफॉर्मेंस में आपको ड्यूरेशन भी दिख रहा है, एवरेज ड्यूरेशन। तो मैं आपको बोल रहा था ना, हम अभी पिछले APIs का परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं। सपोज़ हमारा एवरेज 3 सेकंड होना चाहिए बट वो 10 सेकंड ले रहा है, तो यहाँ पे आपको उस API का एवरेज ड्यूरेशन टाइम दिखेगा, जिसमें अगर वो आपको लग रहा है कि आपने जो भी क्लाइंट के साथ डील किया 3 सेकंड 6 सेकंड उससे ज़्यादा ले रही है, तो आप उस API को यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने डेव टीम को भेज सकते हैं कि भाई ये टाइम ज़्यादा ले रही है, परफॉर्मेंस इशू कर रहा है। इसमें भी आपको टाइम अगर मैनेज करना हो, सेट करना हो, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 3-4 ऑप्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब उसके बाद मैट्रिक्स पे चलते हैं। यहाँ पे आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, जैसे ये तो स्कोप हो गया। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स लॉजिकल लॉग बेस्ड चाहिए या एप्लीकेशन इनसाइट स्टैंडर्ड मैट्रिक्स चाहिए, हमें लॉग बेस्ड चाहिए। अभी मेरे को CPU से चाहिए या फिर प्रोसेस CPU से चाहिए। तो अभी देखिए, अभी ये इतना ज़्यादा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि हमारी एक तो फ्री टियर है और दूसरी बात एप्लीकेशन चले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो इसलिए ये अभी इतना नहीं दे रही है। तो ये वरना आपको ग्राफ ज़रूर बना के देती है कि लास्ट अगर 30 मिनट 5 मिनट्स का अगर मैं देखूँगा तो कुछ ना कुछ ग्राफ दिखेगा। तो अब जब आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे और वो चलेगी तो वहाँ पे आपको ग्राफ मिलेगा बना हुआ कि किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है। तो ये कुछ एप्लीकेशन इनसाइट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यही इम्पॉर्टेंट इसमें टास्क थे जिनकी हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं वेब ऐप्स के लिए। ठीक है, अब मैं आपको वेब ऐप्स के लिए एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी तो हमने ये एप्लीकेशन अंदर गए, उसके बाद हमने एप्लीकेशन इनसाइट पे किया। अब मैं अगर यहाँ पे एप्लीकेशन इनसाइट सर्च करूँगा तो मुझे इस तरह से मिल जाएगा और जो भी मेरी एप्लीकेशन अटैच होगी वो मिल जाएगी। अब मैं इसको यहाँ से एक बार खोलता हूँ और मैं आपको एक और वे बताता हूँ जिसके थ्रू हम डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आप जो भी एप्लीकेशन इनसाइड है, अगर आप इसका डैशबोर्ड व्यू चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करिए। अब ये आपका एप्लीकेशन डैशबोर्ड, ये आपका क्या कर रहा है, डैशबोर्ड बनाएगा इस एप्लीकेशन का। जो भी आपके एप्लीकेशन वेब ऐप डिप्लॉय है, ये तो लॉग्स पर्पज से था, मगर अभी डैशबोर्ड पे आपने कहा तो ये डैशबोर्ड क्रिएट कर देगा। देखिए अब ये डैशबोर्ड है, इसमें डेटा आने के लिए लगभग 24 आवर्स लगते हैं। आपने चाहे क्रिएट कर दिया बट इसको डेटा आने में ही वहाँ से 24 आवर्स लगेंगे। और ये सारा डेटा लेगा कहाँ से, आपकी एप्लीकेशन इनसाइट से लेगा। तो अगर आपको जैसे सपोज़ डैशबोर्ड क्रिएट करके देना है, किसी क्लाइंट को देना है, खुद की टीम को देना है, टेस्ट सपोर्ट टीम को देना है, तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन इनसाइट से कनेक्ट कीजिए। उस एप्लीकेशन इनसाइट की हेल्प से आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट जनरली आप जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं उसी को ही दे देंगे। तो आपको देखो यहाँ से यूज़र कौन कितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं वो सब पता लग जाएगा। आपकी एप्लीकेशन में कितनी फेल्ड रिक्वेस्ट है जो हमने वहाँ देखी थी, वो सब आपको इस जगह क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सारे मेन जो ग्राफ हैं वो सब चीज़ मिल जाएंगे। अगर तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, अभी आप ये जाइए, अब आपको ये कहाँ दिख रहा है डैशबोर्ड, तो आप ये 3 जो कॉलम है यहाँ जाके यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपना डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन इनसाइट के थ्रू, मतलब आप किसी भी वेब एप्लीकेशन का। तो मैंने वेब एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीज़ समझाई, एप्लीकेशन इनसाइट्स, उसमें आप परफॉर्मेंस, फेलियर और आप मैट्रिक्सेस कैसे देख सकते हैं। उसके बाद आप डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी इनमें डेटा नहीं आ रहा, उसकी वरी मत करिए। डेटा आने के लिए आपको एप्लीकेशन थोड़ा रन करना पड़ेगा और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डेटा आफ्टर सम इंटरवल के बाद ही आता है, एकदम से नहीं आएगा। उसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा वेब एप्लीकेशन रिलेटेड हो गया। दूसरी हमने एप्लीकेशन कौन सी क्रिएट की थी, दूसरी हमने रिसोर्स कौन सी क्रिएट की थी, हमने डेटाबेसेस क्रिएट किए थे, राइट। तो मैं SQL डेटाबेसेस पे जाता हूँ। मैंने SQL डेटाबेसेस में ये जो है एम्प्लॉय DB, ये मेरा उससे ARM से हुआ था, ARM की जो हमने पाइपलाइन की थी।
तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। जो हमारा ये SQL डेटाबेस हमने क्रिएट किया था अपनी .NET कोर एप्लीकेशन के लिए, जिसमें एम्प्लॉय DB थी और मैंने एक डेटा भी डाला था। तो अब इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, CPU कंप्यूट यूटिलाइजेशन, आपको आपकी कंप्यूट यूटिलाइजेशन 0% दिख रही है। इसका मतलब क्या है, अभी आपका ये यूज़ ही नहीं हो रहा। जब आपके हैवी ट्रैफिक लोड आने लगेगा, आपका डेटा बार बार APIs के थ्रू यूज़ होएगा, तो आपको यहाँ पे हलचल दिखेगी, आपका ग्राफ ऊपर नीचे होगा। किसी भी देखो DTU यूटिलाइजेशन हो, CPU यूटिलाइजेशन हो, 75-80 तक सही रहता है। उसके ऊपर अगर वो कंटिन्यूसली चल रहा है, सपोज़ आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पुअर होने लगेगी। तो आपको ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है कि हमारा CPU यूटिलाइजेशन 70% से नीचे रहना चाहिए। उसके लिए अगर आप, अब इस केस में क्या हुआ, अगर 80% पहुँच गया और वो 1 घंटे तक चला ही जा रहा है, ठीक है, अगर वो 1 घंटे तक चला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, या तो हम प्लान अपग्रेड कर देंगे। सपोज़ हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 80% या 70% से हमेशा ऊपर रहता है, उस केस में हमें पहले ही पता लग जाएगा, या हमें पता लग जाएगा कि हम मॉनिटरिंग के थ्रू इतना परसेंटेज डेली जा रहा है। तो उस केस में हम हॉरिजेंटल या फिर उसकी वर्टिकल स्केल अप कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे सपोज़ करिए हमारा वेब एप्लीकेशन है, उसका CPU यूटिलाइजेशन बार बार 70% से ऊपर जा रहा है। तो अब आपको मैं उसका फटाफट से एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप होम पर आइए, आपकी एप्लीकेशन सर्विस पे जाइए। यही काम DTU में सिर्फ आप वर्टिकल कर सकते हैं, उसमें आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा, बट आप वेब ऐप में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कर सकते हैं। तो जैसे क्लाउड निंजा था, अब यहाँ पे आपको इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्केल अप और स्केल आउट। स्केल आउट हमेशा होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और स्केल अप होता है वर्टिकल स्केलिंग। स्केल अप में जो होगा वर्टिकल में आप प्लान चेंज कर देंगे। अभी हमारा जो भी प्लान था, अभी हमारा फ्री टियर प्लान था, सपोज़ अब आपका प्लान आपको अपग्रेड करना है, बेसिक पे जाना है, आपके यूज़र ज़्यादा आ गए, आपका CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा आ गया, परफॉर्मेंस बेकार हो रही है, आपने मॉनिटर से देख लिया, मॉनिटरिंग टूल से आपको पता लग गया, तो आप यहाँ से आके अपना प्लान अपग्रेड कर देंगे। दिस इज़ नोन एज वर्टिकल स्केलिंग। इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर आपको हॉरिजेंटल स्केलिंग करनी है, हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होती है, आप इंस्टेंस बढ़ा देते हैं। सेम स्पेसिफिक प्लान रहता है बट इंस्टेंस काउंट इंक्रीज़ कर देते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंस्टेंस काउंट 1 होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑटो स्केल इज़ करेंटली नॉट अवेलेबल फॉर दिस रिकोर्स। अभी हमारा फ्री टियर है इसलिए ऑटो स्केलिंग नहीं लगा सकते, बट यहाँ पे जब आप पे एज यू गो या फिर और कोई सब्सक्रिप्शन में होंगे तो उसमें हमारे पास ऑप्शन रहेगा जिसमें हमें एक कंडीशन देनी होगी। जैसे सपोज़ हमारी 75 या 70% CPU यूटिलाइजेशन पहुंच जाता है, तो उसके केसेस में हम इस इंस्टेंस काउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मेरा 70% पहुंच गया, मुझे 2 इंस्टेंस काउंट ऐड करने हैं, तो मैं वहाँ पे कंडीशन में 2 इंस्टेंस काउंट लिख दूँगा और ऐड कर दूँगा। और सपोज़ वो 40% या 60% से जब ऑटोमेटिकली नीचे आएगा तो वो अपने आप इंस्टेंस काउंट डाउन कर देगा। इसको हम हॉरिजेंटल स्केलिंग बोलते हैं, जिसमें हम इंस्टेंस काउंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, CPU यूटिलाइजेशन। CPU यूटिलाइजेशन इज़ नॉट ओनली वन कंडीशन, आप उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसको चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जो भी आपकी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे आप उसकी स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से पता लगी, इसके मॉनिटरिंग के थ्रू। तो अब हमारा मॉनिटरिंग में हमने देख लिया वेब एप्लीकेशन का। DTU में भी सेम आप CPU यूटिलाइजेशन और उसका DTU यूटिलाइजेशन देख के आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो हमारी ये 2 तरह की जो मैंने आपको यूटिलाइजेशंस बताई, मतलब 2 तरह की ये मॉनिटरिंग टूल्स बताई हैं, वो सारे हम देख के इसको आराम से मॉनिटर कर सकते हैं। एज़्योर साइड से हो गया, रियल टाइम में भी बता दिया परफॉर्मेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डेवऑप्स था हमारा पोर्टल, एज़्योर डेवऑप्स में लॉग्स कैसे देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और हमने ऐप सर्विस प्लान भी है। जैसे आप सपोज़ ऐप सर्विस प्लान पे गए, अभी हमारा ये ऐप सर्विस प्लान यूज़ हो रहा है फर्स्ट RG, जिसमें हमने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखी होंगी। आप उसमें भी जाके CPU यूटिलाइजेशंस देख सकते हैं। आप देखिए किसी भी वेब ऐप
में जाके देखेंगे तो भी वो ऐप सर्विस का ही दिखा रहा है, क्योंकि वो उसी ऐप सर्विस पे चल रहा है। या फिर एक ही ऐप सर्विस पे आपकी डिफरेंट वेब ऐप्स होंगी, तो उस सिनेरियो में आप सबसे अच्छा वेब ऐप पे जाके यूटिलाइजेशन चेक कर लीजिए। और यहाँ पे भी आप स्केल अप स्केल आउट कर सकते हैं, जिसके आप नेटवर्किंग के थ्रू आपको पता लग जाएगा। अगर वो 70% से लगातार ऊपर चल रही है या 80% से, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। जो भी जैसे आप 70% अगर आप नया अलर्ट लगाना चाहते हैं कि CPU यूटिलाइजेशन में आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं या फिर आपको नोटिफिकेशन भेजनी है, तो सबसे पहले आपको कंडीशन रखनी होगी। कंडीशन में आप अपना टाइप देखेंगे किस टाइप का है। आपने ऑल कह दिया, जैसे अब यहाँ पे आप CPU देखिए, CPU परसेंटेज आपने ये लगा दिया, CPU परसेंटेज। आप जो भी कंडीशन रखना चाहेंगे, इंस्टेंस काउंट इक्वल्स टू डायमेंशन, यहाँ पे आपने कह दिया करेंट ऑल वॉट एट ग्रेटर देन एवरेज थ्रेशोल्ड 65, कि भाई अगर 65 से जैसे ही ऊपर हो या 70 जैसे ही ऊपर हो 5 मिनट तक अगर वो चले, ग्रेटर देन होएगी 70% तक, हर 5 मिनट में जाके वो इवैल्यूएशन चेक करेगा। 1 मिनट तक कंटिन्यूसली रहेगा तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा, हमने एक बना दिया। तो ये आपकी कंडीशन, अगर CPU परसेंटेज ग्रेटर देन 70 होगा तो वो आपको भेजेगा। कहाँ भेजेगा? एक्शन ग्रुप में। तो वो मेल आप यहाँ पे एक्शन ग्रुप में आप क्रिएट करेंगे एक्शन ग्रुप, जिसमें आप ईमेल आपको फर्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया क्लाउड एक्शन ग्रुप, क्लाउड रिसीवर या क्लाउड एडमिन। इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया। ये एक्शन ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। एक्शन ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें आप रिसीवर्स को रखते हैं, जो आपको जो भी अलर्ट्स हैं, जो भी आपको भेजना हो इस ग्रुप में आएंगे। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद आपको ये यहाँ पे दिख रहा है क्लाउड एडमिन, इसमें जाएंगे। इसमें आप नोटिफिकेशन टाइप ईमेल या SMS या दोनों चाहते हैं वो करेंगे। नेम लिख देंगे। उसके बाद एक्शन टाइप, अगर कोई आपको वेब ऐप के थ्रू चाहिए या कुछ, उसका एक्शन टाइप आएगा। उस तरह से आपको नेम, नोटिफिकेशन टाइप आपको अपना दे देना है। उसमें आपको यहाँ पे ईमेल, जो भी आप ईमेल करना चाहते हैं वो ईमेल आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अभी ऐसे ही दे रहा हूँ रैंडम, तो ये आपकी ईमेल यहाँ पे हो जाएगी। ओके कर देंगे। तो ये ईमेल इस मयंक जो है, इस ईमेल जो मैंने एड्रेस वहाँ दी है उस पे ये जब मैं इसको सेव कर दूँगा तो ये जब भी ट्रिगर होगी वो कंडीशन, तो मुझे ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा कि इस आपका ये कंडीशन ट्रिगर हो गई है और ये इस तरह का अलर्ट हुआ है। तो अब आपको अलर्ट्स भी समझ में आ गए हैं, अलर्ट कैसे लगाना है। एक्शन ग्रुप क्या होता है? जो रिसीवर्स होते हैं, कोई से भी कंडीशंस पे आप लगा सकते हैं। तो ये पूरा हमारा ओवरव्यू था एक तरह से, जिससे आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को मॉनिटर करके उनको मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, लेस बग्स, लेस डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द नेटवर्क्स और फिक्स इशू परफॉर्मेंस वाइज, इन सारी सिनेरियो के लिए हमारा एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग यूज़फुल होता है। सीरीज एंड होती है जिसमें आपने सीखा एज़्योर डेवऑप्स के बारे में, पूरा कंप्लीट फुल एंड फाइनल CI/CD कैसे क्रिएट करनी है, नोटिफिकेशंस कैसे भेजना है, डिफरेंट आपने टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल स्टैक यूज़ करके CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करी। उसमें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एज़्योर की वॉल्ट्स कैसे यूज़ करने होते हैं पाइपलाइन में, वो सब चीज़ें की। नोटिफिकेशंस देखा आपने, उसके बाद मॉनिटरिंग टूल्स देख लिए कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं रियल टाइम में। तो आप ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करिए, जितना आप खेलेंगे इन सारी चीज़ों के साथ उतनी आप अच्छी तरह सीख सकते हैं। और एट लास्ट, हैप्पी लर्निंग, और ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड। थैंक यू।